नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज के इंफॉर्मेशन और टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बातचीत करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि यहाँ पे जो-जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो आपको बहुत हेल्प करेगा फ्यूचर में किसी भी कंपनीज के ऊपर स्टडी करने के लिए, किसी भी कंपनीज के ऊपर फाइंड आउट करने के लिए ऐसे कौन सा लेवल्स में काम करना चाहिए। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लर्निंग पर्पस में सारे शेयर कर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में शेयर करता रहता हूँ। मेरा कोई भी अटेंशन नहीं है मैं आपको बाय सेल रिकमेंड्स करूँ। मेरा काम है आपको सिखाना, समझाना और आप समझ के सीख कर ही काम करेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि किसी की भी बात सुनकर अगर काम कर रहे हैं, तो आप फ्यूचर में बहुत बड़ा दिक्कत में पड़ सकते हैं। चाहे वो आज आपको गलत बता दिया, तो कल तो आप उसी को तो फाइनली मान लेंगे कि हाँ, यही सही है। तो आपको रेक्टिफ़ाई करना चाहिए, आपको रिसर्च करना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस वीडियो में कौन सा कंपनीज है। सबसे पहले देखिए जो कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो मैं सबसे पहले समझ आता हूँ क्योंकि मैंने आपको पिछली बार जो टारगेट इसको बताया था, तो एक्चुअली 116 के आसपास इसका टारगेट बन रहा था कुछ टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से, जो मैं आपके साथ मेंशन किया था। तो एक्चुअली 116 से बदले में एक 1116 बता दिया था। तो एक दोस्त ने मुझे कमेंट्स करके बताया, तो उस उनको बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि उन्होंने मुझे मेरा गलती को पकड़ा और इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अच्छी तरीके से मेरे वीडियो को देखा और समझा और इसलिए मैं बहुत-बहुत उनको धन्यवाद भी देता हूँ। और हाँ, इस कंपनी के ऊपर जो लेवल्स बन रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए। मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। पहली बात क्यों बुलिश हूँ मैं आपको बता दूँ कि इंडिया की जो इकोनॉमी है बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है और ऑल ओवर वर्ल्ड यही बता रहा है कि इंडिया का इकोनॉमी अपकमिंग कुछ 20 से 30 सालों में वर्ल्ड में एक टॉप रैंकिंग में आने के लिए तैयार हो रहा है। और इस तरीके से अगर ग्रोथ होगा तो सबसे पहले ग्रोथ कौन सा कंपनी में होगा? सबसे पहले ग्रोथ होगा बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एक ऐसे सेक्टर है, आज टोटली इंडिया डिजिटल इंडिया बन रहा है, टोटली डिजिटल इंडिया बन रहा है। तो उस डिजिटल इंडिया के जगह पे मतलब अभी फाइनली नहीं बना, तो धीरे-धीरे करके बन रहा है। आज जहाँ पे कोई भी जगह पे जाएँगे, छोटे से छोटे दुकान में भी आपको यूपीआई सिस्टम देखने को मिलेगा। फ़ोन पे, गूगल पे इस तरीके से पेमेंट सिस्टम दिखेगा। तो जब टोटली आप सोचिए जब टोटली इस तरीके से कंपनीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चला जाएगा, टोटली डिजिटलाइजेशन के माध्यम से पेमेंट सिस्टम चलेगा, तो डायरेक्टली फायदा किसको होगा? बैंकिंग सेक्टर को, क्योंकि बैंक्स के माध्यम से ही तो ट्रांजैक्शन होगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। और दूसरी बात, आईडीएफसी बैंक फर्स्ट बैंक के ऊपर क्यों मैं इतना पॉजिटिव हूँ, पहली बात बता दूं कि कंपनी का मार्केट कैप ज्यादा है, पीएसयू ठीक है, आरओसी आरओई तो बेस्ट है, आरओई तो एवरेज लेवल के आसपास है, एनुअल इनकम शानदार है। कंपनी कर्जा भी लिया, ऐसे नहीं कि कर्जा नहीं लिया। और जो बैंकिंग कंपनी कर्जा लेकर काम कर रहा है और वो कर्जा लेने के बाद भी ग्रोथ कर रहा है, और इसका मतलब कंपनी में एक हाई मैनेजमेंट का हाई एक पोटेंशियल है, जो खुद को रिप्रेजेंट अच्छी तरीके से करना जानते हैं। तो कंपनी के जो डेटोस डे है वो जीरो है। कंपनी के मतलब डेट टू इक्विटी के बारे में तो मैं बात कर चुका हूँ। फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, 2300 करोड़ के आसपास फ्री कैश फ्लो देखने को मिला। कंपनी के जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है आप देखेंगे ध्यान से, कंपनी देखिए पिछले कुछ जून क्वार्टर के मैं डेटा आपको दिखा दूं, 2020 में 3900 करोड़ का सेल्स था, 2021 में जून क्वार्टर में 4000 करोड़ का सेल्स बना, 2022 में 4900 करोड़ बना और इस बार कितना 6800 करोड़। एक बात आप ध्यान से देखना, हर साल में कंपनी खुद का जो सेल्स है वो इंक्रीज करते जा रहा है। तो इसका मतलब कंपनी में तो एक प्लस पॉइंट तो यही पे है कि कंपनी अच्छा खासा खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी बात, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, मैं आपको सिर्फ जून क्वार्टर के मेरे डेटा आपको दिखा दूं, तो सिर्फ बीच में 2021 में ही कंपनी का सेल मतलब लॉस हुआ था, नेट प्रॉफिट में लॉस देखने को मिला था। और उसके बाद नेट प्रॉफिट देखिए 100 करोड़ से बन के हो चुके 480 करोड़, इस बार बन चुके कंपनी का 730 करोड़। ये सारे पॉइंट पॉजिटिव में हो रहा है। उसके साथ साथ दो और पॉइंट्स है जो इस कंपनी को आगे चल के बड़ा धमाका करने के लिए तैयार कर रहा है। वो क्या है? कंपनी का प्रोविजन। आप ध्यान से देखेंगे कंपनी का प्रोविजन जो है वो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, तो डायरेक्टली देखिए मैं प्रोविजन ना दिखाकर आपको डायरेक्टली आपको मैं एनपीए दिखा देता हूँ। लेकिन नेट एनपीए का जो परसेंटेज है आप ध्यान से देखना इस चीज को। देखिए पिछले सालों में मतलब क्वार्टर वन 2022 में कितना था?
1.30%। चलो कोई बात नहीं। और पिछली क्वार्टर मतलब क्वार्टर 4 2023 2023 में सॉरी 2022 में क्वार्टर 4 में क्या रिजल्ट था? 0.86% के आसपास। और अभी कितना बना? 0.70 के आसपास, वो भी क्वार्टर 1 में। तो क्वार्टर 1 2023 में क्या बना? 0.73। इसका मतलब कंपनी धीरे धीरे करके खुद का जो एनपी है उसको कम कर रहा है। और एनपी का मतलब आप सभी जानते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। खुद का जो जो लोन्स मार्केट में बढ़ चुके हैं और वो लोन से कंपनी कितना पैसा मार्केट से उठा पा रहा है, तो उसको एनपीए कहा जाता है। तो एनपीए के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा लेवल्स क्रिएट हो रहा है, एक अच्छा खासा खुद को मेंटेन्स कर रहा है कंपनी। तो इस बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। बाकी आपके राय अलग हो सकते हैं, तो इसलिए शायद मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूशन भी धीरे धीरे करके खुद का स्टेक बढ़ाया। एफआईएस और डीएस ने देखिए किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, खुद को इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया। तो इसके ऊपर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आईडीएफसी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देखिए एक कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ था। और मैंने आपको ये भी बताया कि कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट होने के बाद कोई भी ब्रेकआउट मुझे चाहिए। तो ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया और कंफर्मेशन इस कैंडल में हुआ। तो उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली कंपनी एक अप ट्रेंड में जा रहा है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने के बाद भी उसको ब्रेकआउट किया, वहाँ पे सस्टेन किया और धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे जो टारगेट सामने निकल के आ रहा है, वो टारगेट देखा जाए तो 74% के आसपास टारगेट है। वो टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है 120 रुपीज के आसपास। तो 120 रुपीज के आसपास यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है। तो मैंने तो यहाँ पे एंट्री ले लिया और मैंने आपको यहाँ पे वीडियोस भी बना के दिया था इस रेंज में, एज ए सीखने के लिए, एज ए स्टडी करने के लिए। तो प्लीज आप उस लेवल में एज ए एंट्री लिया है तो आपके रिस्क के हिसाब से लीजिए। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं खुद के स्टडी के हिसाब से काम करता हूँ और आपको मैं शेयर भी करता हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। देखिए कैम्स के बारे में बात करूँ तो कैम्स इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है। और जितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज है, म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी के हिसाब से माना जाता है। तो म्यूचुअल फंड आप मान के चलिए ट्रांसफर करना चाहते हैं, जब भी म्यूचुअल फंड का सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टली आपको किस किस में दिखेगा? कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज इस कंपनी के माध्यम से दिखेगा। तो कैम्स का जो मार्केट कैप है 12,200 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो 42 के आसपास है। आरओसी आरओई बेस लेवल में है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, फिर भी मैं हाई को उतना हाई नहीं मानूंगा, क्योंकि कंपनी का जो करंट पी रेशियो है और कंपनी का जो एवरेज 3 साल का सॉरी 5 साल का पी रेशियो है, वो दोनों सेम टू सेम है। तो इसका मतलब कंपनी बेस लेवल है और कंपनी कोविड के जो लेवल्स था उसी रेंज में कंपनी आ चुके हैं। इसका मतलब यहाँ से ऊपर जाने के लिए हाई पोटेंशियल है, क्योंकि देखिए कोविड के बाद इसी रेंज से कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस हुआ था। 40 के पी रेशियो से कंपनी गया था 80 तक। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी 40 के पी रेशियो से 80 तक जाने के लिए कैपेबिलिटी रखते हैं। तो क्वार्टरली भी कंपनी देखिए रिजल्ट भी अच्छा खासा किया, सेल्स भी देखिए कंपनी इंक्रीज किया, एक्सपेंस को कंपनी थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। तो फिर भी कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हुआ, क्योंकि कंपनी को इस बार एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, टैक्सेशन में छूट मिला। और उसके हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 62 करोड़ से बन चुके 73 करोड़। तो ओवरऑल यहाँ पे एक पॉजिटिवली प्रॉफिट देखने को मिला है। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, आप ध्यान से देखना कि एफएस ने जो 8% का होल्डिंग्स करते थे, वो इस बार होल्डिंग्स को बढ़ाकर बना चुके हैं 35.78%। जो देखिए हर क्वार्टर्स में खुद का होल्डिंग्स को बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि उसको पता है कि जब कोई कंट्रीज के पर कैपिटल इनकम बढ़ जाते हैं तो उस लोगों के हाथ में पैसा होगा। जब पैसा होगा तो वो क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट जब होगा, वो ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे? ज्यादा से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो डायरेक्टली फायदा किसको होगा? सीडीएसएल को होगा, सॉरी कैम्स को होगा। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से आप अगर आप सोचेंगे तो आप इस कंपनी के मतलब डीप तक आप सोच पाएंगे। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स में मैं आपको मेंशन किया था कि एक डबल शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना, और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट भी हुआ। ब्रेकआउट कौन सा कैंडल में हुआ? इस कैंडल में। और कंफर्मेशन किस किस कैंडल में हुआ? इस कैंडल में। तो जब कंफर्मेशन हो गया उसके ऊपर मैंने एंट्री लिया। मेरे एंट्री लेवल हुआ 2356 के रुपीज के आसपास। तो परफेक्ट में प्राइस आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एवरेज प्राइस कुछ इसी के लेवल के आसपास देखने को मिला है। तो यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर एंट्री हुआ और मेरा जो टारगेट है, नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा 2649 के आसपास। जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 14%। अगर देखिए इस टारगेट मुझे
2 मंथ में भी मिले, 3 मंथ में भी मिले तो कोई बात नहीं, 3 मंथ में 14% का गेन बहुत शानदार गेन माना जाता है। तो बाकी देखिए, मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया, सर कभी भी अगर टारगेट के आसपास जाकर रिवर्सल करके वही लेवल को टच करके वो वापस जा रहा है, क्या मैं एंट्री लूँ? देखिए, मैं यहाँ पे इस तरीके से रिस्क नहीं लेता, क्योंकि देखिए कभी-कभी यहाँ पे आने के बाद कभी-कभी वो डाउन साइड में चला जाता है और कभी-कभी यहाँ से रिटेस्ट करके फिर से वो टारगेट के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे रिस्क ही गेन हो जाएगा। तो उस तरीके से रिस्क लेना है तो आप ऑब्वियसली आपके हिसाब से रिस्क लीजिए। मैं कुछ फर्स्ट टाइम में एटम्स में ही मैं बाय करता हूँ और चाहे मुझे टारगेट मिले। हाँ, मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, ये फर्स्ट ये जो लेवल्स है, इस लेवल तक आने के बाद 2606 इस लेवल के आने के बाद छोटा-सा मैं प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करूँगा। क्योंकि यही कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई ज़ोन भी है, क्योंकि यहाँ से ही कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला। तो थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे होगा, तो मैं उस लेवल्स में भी छोटा-मोटा क्वांटिटी यहाँ पे एग्ज़िट भी करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर मैं आपको कब से बता रहा हूँ कि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से लगातार लोअर मतलब 52 वीक का लो बनते जा रहा है, तो वहाँ पे एक पॉइंट हमेशा आपको ये समझना चाहिए, कंपनी क्यों गिर रहा है। कंपनी के गिरने की जो मेन वजह है वो है केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर काम कर रहा है, जो इंडस्ट्रीज अभी स्लो डाउन में है, जो इंडस्ट्रीज अभी करेक्शन में है, जो इंडस्ट्रीज में अभी डिमांड कम हुआ है और इस डिमांड कम होने इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, तो इसलिए कंपनी का सेल्स डाउन बहुत अच्छी तरीके से सेल्स डाउन हुआ। अगर इसको क्वार्टरली रिजल्ट दिखा तो देखिए 1600 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स था पिछले सालों में, जो इस बार बन चुके 1400 करोड़। तो 200 करोड़ के आसपास सेल डाउन है। तो आप कहेंगे सर सही 200 करोड़ ही तो है, 200 करोड़ में क्या होगा? 200 करोड़ कोई छोटा-मोटा अमाउंट है क्या? मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा है। और एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 1300 करोड़ और एक्सपेंस इस बार बन चुके हैं 1200 करोड़। तो सब कुछ मिटाने के बाद देखिए कंपनी का कंटिन्यूअसली जो प्रॉफिट हो रहा था कंटिन्यूअसली, इस बार इस तरीके से प्रॉफिट कंपनी 10 साल में नहीं, सॉरी, कोविड के टाइम में भी नहीं किया। तो कोविड के टाइम में भी कंपनी का इतना कम प्रॉफिट नहीं था जो आज मतलब इस बार हुआ है। तो इसके चलते शेयर में तो करेक्शन होगा ही, क्योंकि जब प्रॉफिट डाउन हो रहा है तो हर कोई लोग यहाँ पे माल बेचकर भागना चाहेंगे। तो आप कहेंगे सर अभी करूँ तो क्या करूँ? देखिए, करूँ तो क्या करूँ, तो ये तो आपके हाथ में है। तो मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ वो मैं आपके साथ मेंशन करूँगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे देखिए क्या बता रहे हैं, होल्ड आरती इंडस्ट्रीज टारगेट प्राइस ऑफ 500 और वो भी किसने बताया? शेर खान। देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर टारगेट दे रहा है उस टारगेट को मैं वॉच करता हूँ, उसको फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि मान के चलिए वो बीच में कोई फंसे हुए हैं किसी जगह पे, उन्होंने बाय किया और वो फंस चुके हैं, तो उसको माल सेल करने के लिए उसको तो कोई ना कोई प्लेयर चाहिए। तो इस तरीके से न्यूज फैलाकर मार्केट में रिटेल पब्लिक को फंसाया जाता है। तो मैं जरूर कहूंगा जो 500 का जो टारगेट यहाँ पे मेंशन किया, वो 500 का टारगेट कहाँ पे है? ऑब्वियसली 500 का टारगेट इस लेवल तक है। मैं बता दूं तो इस रेंज तक 500 का टारगेट है। तो 500 का टारगेट तो वो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से अचीव करेगा। तो मैं थोड़ा सा इस कंपनी के ऊपर अभी भी बुलिश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे मतलब कोविड के टाइम में जो रेंज था उस रेंज तक वो जरूर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो लोअर लो बनाते जा रहा है, मेरे हिसाब से इस लेवल तक वो जरूर आएगा और यहाँ पे आने के बाद वो रिट्रेसमेंट कर सकते, रिवर्सल कर सकते हैं। तो बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो फिलहाल के लिए मैं कोई एंट्री नहीं लिया, मैं थोड़ा-सा इंतज़ार कर रहा हूँ, मौके के फ़ायदे के हिसाब से मैं काम करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है फोकस बिज़नेस सॉल्यूशंस। तो फोकस बिज़नेस सॉल्यूशंस के बारे में बात करूँ तो ये एक मिसलेनियस कंपनी है और इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया 4:5 रेशियो का, मतलब हर 5 साल में कंपनी आपको 4 शेयर एज़ ए बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो अलग बात है। मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको अ, सोच समझ के ही काम करना पड़ेगा। तो बाकी एज़ ए सारे कंपनीज़ का जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया हूँ, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, मेरे खुद के अ, मतलब एज़ ए इन्वेस्टमेंट है, खुद का एनालिसिस है। तो आप इस तरीके से एनालिसिस को सीख कर, बैक टेस्टिंग करके, रिसर्च करके ही काम करना। डायरेक्टली कल जाकर एंट्री मत ले लेना। आप प्लीज़ थोड़ा-सा स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।